साइंस क्लास यूनिट 3 की, ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन या अवमंदित दोलन के बारे में, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने किस पर चर्चा की थी, हमने देखा था कोई पोटेंशियल बेल के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी पोटेंशियल बेल ले ले तो उसके अंदर किसी पार्टिकल का मोशन कैसा होगा उसके बारे में हमने क्लास फर्स्ट में इसमें पढ़ा, ठीक है। कल फिर हमने कहाँ से स्टार्ट किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, और उससे रिलेटेड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की जब कोई निकाय क्या करता है, गति में क्या कर रहा हो, बार बार दोलन कर रहा हो अपने साम्यावस्था बिंदु के इर्द गिर्द, तो उस प्रकार का दोलन क्या कहलाता है, सरल आवर्ती दोलन या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। कल हमने डेफिनेशन भी लिखी थी, प्लस साथ में मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपरली ग्राफ बना करके इस तरीके से भी समझा दिया था, ठीक है। वैसे आप फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स वगैरह आप लोग शायद पता नहीं कम ही देखते हो, कितने स्टूडेंट्स हो आप लोग मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग पहले के कंपेयर में कम देख रहे हो शायद आजकल क्लासेस, तो रेगुलर क्लास लो तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इस चक्कर में पढ़ते हो कि नहीं आप अगर अपने सब्जेक्ट को लेकर के बिल्कुल नहीं मैम इसमें तो थोड़ा कोर्स ले रहा है, उसमें कोर्स ले रहा है, उसमें कोर्स ले रहा है, इसमें 2 यूनिट हमने पढ़ ली काफ़ी है, फटाफट आप नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करो, उसके चक्कर में आपका कहीं पे भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और जितने मार्क्स आने चाहिए उतने भी नहीं आएंगे। उससे बेटर है एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। अभी जैसे आपके फर्स्ट ईयर में ही फिजिक्स के 3 पेपर हैं, ठीक है, मान लो आपका एक पेपर अगर बिल्कुल नहीं हो रहा, एटलीस्ट 2 पेपर तो हो रहे, जो पेपर हो रहे हैं उनको पहले पूरा प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है ना। अगर 2 पेपर भी अच्छे से कर लोगे तो ये होगा कि मान लो एक पेपर में आपकी अगर वो पेपर का सिलेबस यहाँ ज़्यादा नहीं भी हो पाया किसी एक पेपर का, ठीक है, सपोज अगर रह भी गया तो ये है फिर भी आप उसमें एटलीस्ट लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर्स पढ़ते हैं आप लोग, या फिर बुक्स वगैरह पढ़ के लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे हमें आइडिया लग जाता है कि इस बुक के मेन मेन टॉपिक्स कौन से, क्लियर है, तो हम उसमें पास होने जितना आराम से कर सकते हैं। छोटा सा पेपर आता है आप लोगों का और पासिंग मार्क्स जितना आप लोग उसमें आराम से कर लो कि एटलीस्ट बैक नहीं रहे किसी सब्जेक्ट में, प्लस साथ में 2 सब्जेक्ट जहां आपका बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक का कोर्स कंप्लीट कराया गया है तो वहां से आप लोग मार्क्स स्कोर करो। स्कोर आपका यहाँ से बनेगा कि बाकी 2 पेपर जिनमें आप बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल लाओ, या फिर क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं करते, आप इतना पेपर अपना अच्छा करो कि ज़्यादा ज़्यादा आपसे 3 से 4 नंबर कटे, तो आपका स्कोर ज़्यादा बेटर बनेगा। बजाय इसके अगर आप ये सोचो कि मैकेनिक्स से कोई बात नहीं 2 यूनिट हमने पढ़ ली, 3rd यूनिट छोड़ देते, तो 2 यूनिट यहाँ पे हमने कर ली, 2 यूनिट मान लो आपकी ऑप्टिक्स चलती हो जो भी चलती हो उसमें हमने 2 यूनिट कर ली, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसमें हमने 2 यूनिट कर ली, होगा क्या, 2 यूनिट का मतलब है सब में मुश्किल से पासिंग मार्क्स आ पाएंगे, स्कोरिंग कोई सा सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। उससे बेटर है एक को आप भले ही पासिंग मार्क्स जो भी मैं उस कंडीशन में बता रही हूँ कि जब वो एक पेपर में आपका सिलेबस बहुत ही कम हो पाए, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे यही कोशिश की जाती है कि कॉलेज में आपको सारे के सारे कोर्स का आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना। फिर भी अगर नहीं हो पाता है या थोड़ा कम हो पाता है उस कंडीशन में बता रही हूँ, तो यहाँ से ये होगा एटलीस्ट जितना कराया जा रहा है उसको तो पूरा पढ़ो ताकि आप लोगों का स्कोर अच्छा बने, स्कोरिंग वहाँ से होती है, ठीक है। हमें तो नहीं तो जैसे फर्स्ट ईयर हमें तो पूरे ग्रेजुएशन में फिजिक्स की कभी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन हमने स्कोरिंग इस तरीके से ही की क्या कि जैसे कोई एक आध सब्जेक्ट जो हमें लगा कि हमने शायद 12th में भी उतना नहीं पढ़ा है, अभी थोड़ा हमें कम आता है, उसको हमने थोड़ा तरीके से उसमें मेन मेन टॉपिक्स कंप्लीट किए, लेकिन साथ में जो सब्जेक्ट हमें अच्छे से आ रहा था या जिसकी हमें आसानी से हमें बुक्स उसकी इजीली समझ में आ गई या कहीं से सॉल्व पेपर्स वगैरह मिल गए, उसमें हमने पूरा कम्प्लीटली अच्छे से किया, तो ताकि ओवरऑल मिला करके स्कोर बनता है आपका और अच्छी परसेंटेज बनती है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए यही स्ट्रेटजी रखा करो। सब में अगर सोचोगे थोड़ा थोड़ा नहीं इसमें 2 यूनिट ठीक है, नहीं इसमें 2 यूनिट ठीक है, तो होगा क्या, सब में पासिंग मार्क्स आएंगे और ओवरऑल परसेंटेज भी पासिंग परसेंटेज ही बनेगी, 38-40% उतना ही बनता है। फिर अच्छे सब्जेक्ट के लिए ये जरूरी है, हाँ जैसे मैथमेटिक्स वगैरह आप में से जिनकी अच्छी हो या बायो वाले होते हैं जिनकी केमिस्ट्री वगैरह नेचुरली जो सब्जेक्ट अपना इंटरेस्ट का होता है और अपना अच्छा होता है वहाँ अपन स्कोर करते ही हैं। बच जाता है जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में हो सकता है बायो वालों का उतना इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है ना, या जैसे मैथ्स वालों का नॉर्मली केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वहाँ क्या जरूरी है कि जैसे आपका पता है टोटल सिलेबस में 4 यूनिट है या जैसे भी ये आपकी एक की 3 बुक्स हैं, तो 3 में से कोई एक आध बुक पे थोड़ा कम फोकस कर लो, कम इतना कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो हो भी, बैक तो किसी में रहनी नहीं है, एटलीस्ट उतना आ जाए, बाकी जो आपका रह रहा है उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर लो। जो आपको हर बार ही आपके जो 3 पेपर डिसाइड किए गए हैं आप हर ईयर के पेपर्स देख लो टोटल तीनों, उसमें एक पेपर आपको थोड़ा टफ लगेगा, 1-2 पेपर इजी गोइंग होते हैं, ठीक है। तो टफ पेपर उस अकॉर्डिंग ही वो सेटअप ही इस तरीके से किया गया है कि ताकि बच्चे को एक सब्जेक्ट अगर थोड़ा टफ लगता है उसमें थोड़ा कम स्कोर कर पाता है तो बाकी दोनों से वो नंबर गेन कर लेगा। आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो क्लासेस प्रॉपर लो,
थर्ड यूनिट आपकी बिल्कुल लास्ट में चल रही है, उसके बाद बस आप लोग की एक फोर्थ यूनिट रह जाएगी छोटी सी। एटलीस्ट मैकेनिक्स पूरी अच्छे से करो, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट से आप यहाँ से फ्री हो, फिर आप नेक्स्ट दूसरे की तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सरल आवर्त गति हमने पढ़ ली, सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन देखा। इस प्रकार से कोई कण हो, उसकी गति अगर वो इधर की तरफ मोशन करता है तो, या इधर की तरफ मोशन करता है तो उसके सापेक्ष में क्या स्थिति मिलती है, इसको हमने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सरल आवर्त गति के लिए अवकल समीकरण हमने निकाला, समझ में आ गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। रेखीय गति के लिए भी निकाला, कोणीय गति के लिए भी निकाला, प्लस उस अवकल समीकरण का हल भी हमने निकाला। क्लियर था वहां तक। फिर हम क्या पढ़ रहे थे, सरल आवर्त गति में ऊर्जा। सरल आवर्त गति में ऊर्जा आप लोगों ने तो कल ही हेडिंग लिख ली होगी, तो दोबारा से मत लिखना। सरल आवर्त गति में ऊर्जा, ठीक है। जिसमें से हमने पहली कौन सी पढ़ी थी, गतिज ऊर्जा। दो प्रकार की हमने ऊर्जा बता दी थी, किसी कण की कुल ऊर्जा जो होती है वही क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति की ऊर्जा, ठीक है। और कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों के बराबर। तो हमने कल देखी थी गतिज ऊर्जा, इसके लिए हमने व्यंजक भी व्युत्पन्न किया था, गतिज ऊर्जा का व्यंजक हमने फाइनली व्युत्पन्न किया था, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई थी हमारे पास, k इक्वल टू ई के इक्वल टू क्या वैल्यू आई थी फाइनल, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t। एक वैल्यू आई थी हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हम क्या बात करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हमने कल कर ही लिया था। हाँ, तो चलो यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ से आगे चलने के लिए क्या, अब मान लो अगर हम किसी एक आवर्त के लिए अगर हम इस ऊर्जा का औसत ऊर्जा ले, औसत ऊर्जा मतलब हम ये बोले कोई एक पर्टिकुलर टाइम हमने ले लिया एक आवर्तकाल के लिए, तो एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी। एवरेज एनर्जी हम निकालते हैं ना, जैसे कि हम मान लो कहीं जो बहुत ज़्यादा दूरी पर जाने की हम बात करते हैं, कि मान लो जैसे हमें यहाँ से आउट ऑफ राजस्थान जाना है या किसी दूसरी जगह, तो जैसे मान लो हम लोग ड्राइवर से बात करते हैं अगर गाड़ी की, तो हम बात किस अकॉर्डिंग करते हैं कि हाँ टोटल दूरी कितनी है, ठीक है ना, और टोटल उसमें टाइम कितना लग जाएगा। टोटल टाइम वो बताता है कि 500 किलोमीटर की दूरी है, टाइम आपको इतना लग जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन जैसे उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है ना, कि एवरेज स्पीड इसका मतलब ऑलमोस्ट एवरेज है 1 घंटे में लगभग इतने किलोमीटर करीब अपन क्रॉस करेंगे, तो इतने टाइम में अपन दूरी तय कर लेंगे। उस तरीके से तो अपन यहाँ क्या निकाले, कोई अगर एक आवर्तकाल के लिए अपन बात करते हैं तो औसत ऊर्जा इसका औसत लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट लिखो, एक आवर्तकाल, आवर्तकाल कल अपन ने निकाला ही था टी, ठीक है। आवर्तकाल टी के लिए औसत ऊर्जा, आवर्तकाल टी के लिए औसत ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा। तो देखो एक का हम इसको, ये फाइनल हमारी इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर कौन सी थी हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी रही हो उसके अकॉर्डिंग मान लो। अभी हम वापस से शुरुआत करें, हमने इसको मान लिया ये हमारी समीकरण एक है गतिज ऊर्जा की, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, समीकरण एक का औसत लेने पर, औसत लेने पर ये ले लो एवरेज। एवरेज का सिंबल समझते हो, ये होता है किसी चीज का एवरेज लेना, माध्य एक तरह से अपन किसको कह सकते हैं, ठीक है। एवरेज हमने ले लिया, तो बराबर यहाँ पे देखो एवरेज का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ये पूरी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी। औसत किसका हो जाएगा, केवल cos स्क्वायर ओमेगा t का। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सॉल्व किसको करना है, इस cos स्क्वायर ओमेगा t को हम सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, बस इसकी वैल्यू सॉल्व करके डाल दो, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर ओमेगा t। अब इसको सॉल्व करने किसको आता है, आप लोग फटाफट अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखिए। एवरेज लेने का तरीका पता है आप लोगों को क्या तरीका होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पर बात किसके लिए कर रहे हैं, टोटल आवर्तकाल टी के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे माध्य लेते हैं, औसत का मतलब औसत किसी चीज का अपन एवरेज निकालते हैं छोटी क्लासेस में,
या माध्य लेना। क्या माध्य लेते हो? जैसे अपन ये बोलते हैं क्लास में 15 बच्चे हैं, प्रत्येक के इतने इतने नंबर हैं, तो टोटल एवरेज किस अकॉर्डिंग निकालते हो? सारे के सारे नंबरों का योग अपॉन में क्या कर देते हैं अपन? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, यही होता है एवरेज। अब यहाँ आपको इसका लेना है, तो इसके लिए पहले तो आप क्या करो, टोटल 0 से t टाइम पीरियड में इन सब का योग जितने के लिए भी आएगी, तो योग हम किससे करते हैं? समाकलन से। 0 से t के लिए किसका समाकलन? cos स्क्वायर ओमेगा t, टी आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल आवर्तकाल कितना ले रखा है हमने? t। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करके वैल्यू निकालिए यहाँ से इसकी, अपनी अपनी कॉपी में करो, और जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देखो। फिर नहीं आ रहा है वैसे तो गलत बात है, क्योंकि ये बहुत इजी सा है, तो आप सबको आना ही चाहिए। देखेंगे हमारे पास वैल्यू है ये cos स्क्वायर ओमेगा टी। आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा, cos 2x ले लो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ से एक तरह से थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी है, ठीक है। हमें cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ ले लो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। ओनली cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 को यहाँ से हटा के यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं अपॉन 2, चूंकि ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था? 0 से t में, ठीक है, cos स्क्वायर 1/t हमने बाहर ले लिया, cos स्क्वायर ओमेगा टी dt। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2t, ये 2 भी हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या आ गया? 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह हमारे पास क्या है? ओमेगा टी इंटू डी टी। सॉल्व कर लो अब इसको, बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/2t। यहाँ पे देखो डी टी का तो क्या हो जाएगा? t 0 से t में माइनस cos 2 ओमेगा टी का करो आप, ठीक है, sin ओमेगा टी अपॉन में 2 कर दोगे 0 से t में, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? फाइनल 0। तो हमारे पास मतलब रिजल्टेंट क्या बच जाएगा हमारे पास? 1/2t इंटू में t से t कैंसिल, मतलब बच जाएगा 1/2। इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो हमारे पास समीकरण 2 में एवरेज ऑफ ई के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर था, cos स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज की जगह वैल्यू क्या डाल दी हमने इसकी? 1/2। इसके एवरेज की वैल्यू कितना आ गई है? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। लिख लीजिए, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। चलो, तो ये आपकी गतिज ऊर्जा हुई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट कौन सी ऊर्जा देखते हैं? स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग दीजिए सेकंड नंबर, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी लिखो इसमें। लिखो, सरल आवर्ती गति कर रहे, सरल आवर्त गति कर रहे कण का विस्थापन का समीकरण, कण का विस्थापन का समीकरण कितना हो जाएगा? हम अभी पूरा किसके रेस्पेक्ट में हम लेके चल रहे हैं? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। यहाँ भी हम वाई के लिए लेके के चलते हैं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? आर साइन ओमेगा टी। क्लियर है? एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है? आर कॉस ओमेगा टी, वाई के रेस्पेक्ट में आर साइन ओमेगा टी। समीकरण 1। ठीक है, दूसरा हम बात करें यहाँ पर कण पर लगने वाला त्वरण, ठीक है, कण का त्वरण।
बाय डी टी स्क्वायर करो, इसका कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी, माइनस आ जाएगा, पहले साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा का वापस करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। जिनको नहीं समझ में आया इसको करके देख लेना, y को 2 बार डिफरेंशिएट। ठीक है, ये समझ में आ गया। तीसरा अपन बात करें अगर कि कण पर प्रत्यानयन बल कितना लग रहा है। प्रत्यानयन बल क्या, पहले हम बात करें केवल कण पर जो लगने वाला जो भी हमारा बल है, F इक्वल टू एम ए क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कब, इसका मतलब जब पार्टिकल कैसा है, रेस्ट में है, स्थितिज अवस्था में है वो, ठीक है, तब तो उसपे किसी टाइप का कोई और फोर्स लगेगा नहीं, ओनली जो नॉर्मल इसका फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू एम ए, यही एप्लीकेबल होगा उस पर। तो सिंपल से F बराबर एम ए हमारे पास वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे मान लो A का मान हम यहाँ से उठा करके रख देते हैं, A का मान समीकरण 3 में रख दो, तो देखो समीकरण 2 व 3 से F बराबर कितना हो जाएगा, m है माइनस आ जाएगा, a का मान रख दो, m ओमेगा स्क्वायर r साइन ओमेगा t, m ओमेगा स्क्वायर r साइन ओमेगा t। अब यहाँ आप देख रहे हो r साइन ओमेगा t किसके बराबर है, y के बराबर है, तो ये वैल्यू रख दो, f बराबर माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू में y, यहाँ लिख लेना समीकरण 1 से। समझ में आ गया कैसे, r साइन ओमेगा टी y के बराबर है ना, समीकरण 1 से हमने लिख दिया, तो f का मान कितना आ गया, माइनस में m ओमेगा स्क्वायर बाय, लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो हमने नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन बता दी। जब कण हमारा कोई भी कण हम बता रहे, मान लो ये हमारी कोई भी y अक्ष के रेस्पेक्ट में कण की स्थिति हम एक तरह से कैसे बता रहे हैं, ये हमारा जो भी y अक्ष के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कोई कण, अगर मान लो हमने यही कह दिया कोई स्प्रिंग से ही लटका हुआ है अगर हमारा कण, या नॉर्मली भी अगर किसी चीज से, तो ये अभी हमने इस स्थिति में कंडीशन बताया है y अक्ष के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं जब कण किसी प्रकार की गति नहीं कर रहा है, तब तो ये कंडीशन है। अब अगर हम कण को थोड़ा भी ऊपर नीचे विस्थापित करते हैं तो विस्थापन किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली सी बात है y डायरेक्शन में होगा। इसमें से अगर हमने मान लो इसको कितना विस्थापित कर दिया, ये, या इधर मान लो कण की ये नेक्स्ट स्थिति हमने मान ली, ये कितना इसको विस्थापित कर दिया, किस डायरेक्शन में कर दिया, dy डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका विस्थापन किधर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो नेक्स्ट हम क्या ले लें, यदि कण को क्या किया जाए, dy विस्थापित किया जाए, तो अभी तो विस्थापन हमने किया है, मतलब हमें कार्य करना पड़ा है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो किया गया कार्य, कार्य कितना होता है, W इक्वल टू एफ डॉट टी एक्स, तो यहाँ पे कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, यहाँ पहले लिखो F इंटू में डी वाई, किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में, F इंटू डी वाई, एफ का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और m ओमेगा स्क्वायर y इंटू डी वाई, इक्वेशन नंबर 4। या हमारे पास डी डब्ल्यू का मान कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वायर y इंटू डी वाई, लिख लीजिए। ठीक है, अब हम
लेते हैं। टोटल ये बार बार जब ऊपर की तरफ जाएगा नीचे होगा विस्थापन होगा, तो हमारे द्वारा पूरे प्रोसेस में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो इसका समाकलन कर देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। देखो कुल कार्य कितना हो जाएगा, W। कैसे आया W, जब हमने दोनों तरफ समाकलन कर दिया, इधर भी समाकलन कर दिया हमने किसका, m ओमेगा स्क्वायर y इंटू डी वाई का। समाकलन कहाँ से, 0 से y तक। क्यों, क्योंकि विस्थापन हमने पूरा किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, y डायरेक्शन में ही। तो कुल कार्य टोटल 0 से लेकर के और ऊपर y अक्ष यहाँ तक जा रहा है, वहां तक में कुल हमने कितना विस्थापित किया, तो 0 से y तक में कर दो। बराबर देखो m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, फटाफट कर लो, इसको बाहर ले लो। अंदर इंटीग्रेशन किसका करना, ओनली y इंटू डी वाई का। 0 से y में कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा 0 से y में। मतलब वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। इसकी वैल्यू वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, अब समीकरण 1 से y बराबर हमने कितना बनाया, क्योंकि y बराबर हमने माना था r साइन ओमेगा t माना था। समीकरण 1 देखिए, लिख लेना यहाँ पे समीकरण 1 से y बराबर r साइन ओमेगा t, तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो हमारे पास में w कितना बच जाएगा, w बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। और किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि क्या लिख सकते हैं हम, किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा, वैसे किसी भी ऊर्जा के तुल्य मान सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो स्थिति ऊर्जा के तुल्य होता है एम्प्लाइज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, U पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बराबर में वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t लिख लो। ठीक है, लिख लिया। आगे इसको भी, इसके केस निकालने के लिए हम बिल्कुल सेम तरीके से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करें हम इसको, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो फाइनली आई गई, यही वैल्यू होती है। केस अगर हम देखना चाहते हैं अधिकतम विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, u बराबर, इसको आप नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 5th, जो भी हो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर वो नाम दे दो। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हो। जैसे हमने कल
किसको लिखा था, cos स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा था, तो उसको हमने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्यों लिखा था, क्योंकि फिर से सेम रीजन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी टोटल कितने बराबर होता है, 1 के बराबर। तो एक को दूसरे में से माइनस करके लिख सकते हैं, क्लियर है। बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस, अब देखो हमने एक कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या ली, y बराबर हमने क्या लिया, आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। सिमिलर तरीके से x बराबर हम क्या ले लेंगे, आर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट किस में ले रहे हैं, y डायरेक्शन में ही ले रहे हैं, इसलिए आप इसको y के टर्म में ही लिख लो, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अगर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता, यहाँ क्योंकि अपन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लो, सेम 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, u बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कंडीशन हमने दे दी। केस फर्स्ट ले लो, केस फर्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, व्हेन जब अधिकतम विस्थापन हो, अधिकतम विस्थापन होने का मतलब क्या हो गया, जब y बराबर r हो जाए, y अधिकतम कहाँ तक पहुंच सकता है, r तक पहुंच सकता है, तो जब अधिकतम विस्थापन होगा उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बराबर r, तो u बराबर हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, 1/2 m, 0 आ जाना चाहिए वैल्यू हमारे पास उस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। y बराबर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 0 वैल्यू आ जाना चाहिए, तो u बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 सॉरी 0, ये हमने लिख दिया 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो कि हमने कंडीशन क्या देखी थी, कि हमने सेम चीज देखी थी काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने वैल्यू क्या देखी थी, कि जब हमारे पास न्यूनतम विस्थापन था, अधिकतम विस्थापन के टाइम में काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 थी, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है, कि उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी की आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से आपको इस स्थिति में ये पूरी इक्वेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर ये मैंने केवल इसलिए आपको करके बताया है ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि वो मैम आपने अलग तरीके से किया था, ये अलग तरीके से किया था। भाई हमें उसी अप्रोच को करके अगर हम चलेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी, इसी कंडीशन में गलत आएंगी वैल्यू, ठीक है ना। और वैसे सी बात है, किसी पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया इसकी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो भी मत करना, इसको नोट नहीं करना था आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास। u बराबर कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम केस फर्स्ट कब ले लेंगे, आपके पास u बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। कब आएगी कंडीशन, जब आपके पास y बराबर r होगा। ये अब हमने कहाँ से कंपेयर करके लिया है, काइनेटिक एनर्जी से। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए जब y बराबर r था तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का मान कितना आया था, 0। इसका मतलब वहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मान मैक्सिमम होगा, तो इसको आप लिख लो u मैक्सिमम, u मैक्सिमम होगा, क्लियर है। और u मिनिमम आपके पास कितना होगा, बराबर 0 आएगा। u मिनिमम कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 आएगा। 0 किस कंडीशन में, जब y बराबर 0 हो, न्यूनतम विस्थापन की कंडीशन में, क्लियर है। तो लिख लीजिए दोनों वैल्यूज। समझ में आ गया ना। ये हमने एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करके देखा है, क्योंकि बच्चों टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होती है,
इसका मतलब किसी पॉइंट पर पीछे हमने क्या बताया था, जब अधिकतम विस्थापन था तब वहाँ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का मान, गतिज एनर्जी कितनी आई थी, 0 आई थी गतिज ऊर्जा का मान। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, इसीलिए ये वैल्यू वहाँ पर ही आएगी। तो स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान के लिए आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी वाले से कंपेयर करके हम लिखेंगे। जबकि वहाँ क्या था, जब न्यूनतम विस्थापन था उस टाइम पर हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान कैसा आया था, मैक्सिमम आया था। तो यहाँ पे यह हमने बोला था कि अगर वो बिल्कुल मैक्सिमम कंडीशन में हो, और यहाँ पे हमारे पास यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन क्या ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं। तो देखो एक आवर्तकाल के लिए, अब इसका औसत आप लोग फटाफट करो अपनी कॉपी में, पूरा सॉल्व करो। मैं यहाँ बस डायरेक्ट लिखूंगी, आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व करना है। एक आवर्तकाल के लिए औसत लेने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, यू का एवरेज ले लिया हमने 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ले लिया। तो इसका एवरेज मैं बता दूं वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 के बराबर। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1/2। इसका मतलब यू एवरेज की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज भी कितना आ जाएगा, सेम काइनेटिक एनर्जी की तरह 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको पूरा सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था, और बिल्कुल सेम तरीके से आप लोग फटाफट करो। ठीक है, कर लिया। चलो अब हम बात करें कुल ऊर्जा की। टॉपिक तो क्या पढ़ रहे थे, सरलावर्ती की ऊर्जा, सरलावर्त गति की ऊर्जा। तो ऊर्जा हमने क्या कहा था कि किसी कण की कुल ऊर्जा क्या कहलाती है, सरलावर्त गति की ऊर्जा। तो हम अब काइनेटिक एनर्जी भी निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी। तो कुल ऊर्जा देख लेते हैं। कुल ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। टोटल एनर्जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हमने किससे प्रदर्शित किया, यू से। तो यू के टर्म में वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास देखो अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई अभी हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है, दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी विच इज इक्वल टू 1। अभी हम इतनी बार यूज ले चुके हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, 1 के बराबर। तो लिख लीजिए 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में 1 बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टोटल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से ही वो चीज निकल गई जो अभी हमने प्रूफ की। हमने क्या प्रूफ किया, जब हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा तो हमने क्या देखा कि जब अधिकतम विस्थापन की कंडीशन थी, ठीक है ना, अधिकतम विस्थापन की कंडीशन हमने क्या बोली, जब y बराबर r हो जाएगा, उस कंडीशन में हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी बताई थी, मिनिमम k मिनिमम बताया था। k मिनिमम का मान हमारे पास कितना आया था, 0 आया था। क्लियर है, जब y बराबर r था। इसका मतलब उस टाइम पे जबकि हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली अभी, तो पोटेंशियल एनर्जी y बराबर r पर हमारे पास क्या आई थी, मैक्सिमम आई थी। देखो आप लोग कॉपी में y बराबर r पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आई थी, कितनी आई थी, m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी, जब y बराबर 0 था काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम आई थी,
कितनी वैल्यू आई थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। और इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मिनिमम कितनी है 0। इसका मतलब आप देख रहे हो कि किसी भी कंडीशन में टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का वैल्यू कुल किसके बराबर रह रहा है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के, जो कि टोटल एनर्जी का मान होता है। इसका मतलब दोनों तरीके से प्रूफ है, हमने भी यही वैल्यूज प्रूफ किए। कंपेयर करो आप लोग फटाफट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज। जब y बराबर r पे हमने क्या वैल्यू ली है, जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम आया है, जब ये मैक्सिमम है तो ये 0 आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इस कंडीशन में भी क्या होती है कंजर्व होती है। इसका मतलब एक मान अगर बिल्कुल कम हो जाए तो दूसरा मान खुद को बढ़ा लेगा, लेकिन टोटल एनर्जी की वैल्यू उतनी की उतनी नियत रहती है। प्रूफ हो रहा है, यहाँ से नोट कर लो। ठीक है, तो जो चीजें इसका मतलब हम कहते हैं नियम में, वो केवल कहने के लिए नहीं होता, मैथमेटिकली उन चीजों को प्रूफ करके गए साइंटिस्ट कि ऐसा होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रूफ करने पर भी यही चीज हमें मिल रही है कि किसी पॉइंट पर जब गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो स्थितिज ऊर्जा वहाँ क्या होती है न्यूनतम होती है। वैसे भी हम जानते हैं कोई गेंद है यहाँ मान लो रखी हुई है, अभी ये पेन यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ रखा है, तो अभी जब तक हमने इस पर बल नहीं लगाया ये स्थितिज अवस्था में, ठीक है, बिल्कुल स्थिर है। स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या है इस कंडीशन में मैक्सिमम है, लेकिन गतिज ऊर्जा 0 है। क्यों? क्योंकि अभी गति तो कर ही नहीं रहा है, तो गति से रिलेटेड ऊर्जा 0 है। अब जैसे हमने इसको मोशन करवाया, जितना फास्ट हम इसको मूव करवाते जाएंगे गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा तो उतनी ही खत्म होती गई, ठीक है ना। लेकिन टोटल एनर्जी जो है इस चीज की, जो भी ये कोई कण है या कोई पिंड है, इस पिंड की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, नियत रहती है, जो कि यहाँ पर भी नियत है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा है, इसे भी लिख लेना और करके। और दूसरा तरीका क्या है टोटल एनर्जी निकालने का, अगर हम इन दोनों का एवरेज मान ले लें, U का एवरेज और काइनेटिक एनर्जी का भी एवरेज, तो क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 1/4, 1/4 के बराबर वैल्यू आई थी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये वैल्यू नहीं आ रही थी हमारे पास, प्लस ये वैल्यू भी कितनी आ रही थी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, इतनी आई दोनों की औसत ऊर्जा। तो 1/4 प्लस 1/4 भी कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, लिख लो। दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, तो औसत ऊर्जा ले लो, उससे भी निकाल सकते हो, और या फिर डायरेक्ट वैल्यू से तो हम निकाल ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ हमें मिला स्थितिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में। क्या मिला कि अगर हम ऊर्जा का समय के सापेक्ष ग्राफ बनाते हैं, देखिए क्या ले लिया हमने ऊर्जा, ठीक है, इधर लिख लो या फिर ऊर्जा, ठीक है। इसका ग्राफ हम किसके साथ बना रहे हैं, समय के साथ, समय t के साथ, पहले देखेंगे यहाँ, ठीक है। हम क्या करें ग्राफ को कंप्लीट ड्रॉ करने के लिए ये हमने ले लिया दोनों तरफ, ये हमारे पास t का मान आ गया। तो यहाँ पर हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिला, ठीक है। ऐसा ये बिल्कुल बीच में ज्वाइंट मत बनाना, आप लोग अच्छे से बनाना। दूसरा हमें कर्व मिला एक ऐसा, ये दोनों कर्व क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये देखिए, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये दोनों सिरे एक ही पॉइंट पर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों सिरे भी किसी एक पॉइंट पर ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये वक्र जो है ये और दो वक्र हमें ऊपर नीचे मिल रहे हैं, ठीक है। ये वक्र किसको प्रदर्शित कर रहा है ऊर्जा के सापेक्ष, ये प्रदर्शित कर रहा है स्थितिज ऊर्जा को,
क्या प्रदर्शित कर रहा है, गतिज ऊर्जा। तो आप यहाँ से समझो, इसका मतलब ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, ओरिजिन पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए कि इसका मतलब ये कोई भी पॉइंट था, हमें नहीं पता क्या पॉइंट है, लेकिन इस बिंदु पर जब गतिज ऊर्जा का मान कितना था, एकदम न्यून था, बिल्कुल कम है, इस टाइम पर स्थितिज ऊर्जा का मान कहाँ है, जबकि बिल्कुल मैक्सिमम है। क्लियर है, एक ही पॉइंट पर हमें दो कर्व मिल रहे हैं, एक गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा जब न्यूनतम है तो स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जैसे जैसे गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ने लग गई। गतिज ऊर्जा यहाँ से धीरे धीरे क्या जा रही है, इस तरफ जा रही है, बढ़ने की तरफ जा रही है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ तक जाकर के फाइनल सबसे अधिकतम मान तक पहुंच गई। क्लियर है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ती गई, स्थितिज ऊर्जा का मान कहाँ चला गया, कम की तरफ चला गया। मतलब जैसे जैसे स्टार्टिंग में गतिज ऊर्जा कम थी तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी, गतिज ऊर्जा ने बढ़ना शुरू किया, जबकि स्थितिज ऊर्जा ने क्या किया, कम होना शुरू किया, ठीक है। किसी पॉइंट पर जब गतिज ऊर्जा अपने अधिकतम पर पहुंच गई, उसी टाइम पर स्थितिज ऊर्जा अपने न्यूनतम पर पहुंच गई। ये पीक भी हमें सेम पॉइंट पर मिली। इस पॉइंट के बाद में स्थितिज ऊर्जा ने क्या किया, फिर से बढ़ना शुरू किया, फिर से बढ़ रहा है, और गतिज ऊर्जा जो कि मैक्सिमम हो गई थी, गतिज ऊर्जा फिर से कम होने लग गई। इसका मतलब कि लास्ट पॉइंट पर फिर हमें क्या मिल रहा है, लास्ट पॉइंट पर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का मान फिर से मैक्सिमम हो गया, गतिज ऊर्जा का मान फिर से कम हो गया। यह हमने किसी भी एक पूरे आवर्तकाल में बनाया है। एक टोटल हमने आवर्तकाल, कोई भी टी आवर्तकाल के लिए हमने पूरा ग्राफ बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट में अपन चलेंगे, फिर इसका मतलब देखो, नेक्स्ट ग्राफ हमारा फिर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जब गति स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, गतिज ऊर्जा न्यूनतम है। फिर हम करेंगे, फिर ये वहां से जाएगा बिल्कुल नीचे, इस तरीके से ग्राफ चलता रहता है। इसका मतलब आप देख सकते हो, किसी भी आवर्तकाल में दोनों बिल्कुल साइमल्टेनियस चलते हैं। साइमल्टेनियस मतलब बिल्कुल एक साथ दो घटनाएं हो रही है। दो घटनाएं कौन सी, कि टाइम के साथ गतिज ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा साथ के साथ कम होगी। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा तो स्थितिज ऊर्जा सबसे न्यूनतम पर होगा। जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। जब गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, ठीक है। ड्रॉ कर लो इसे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के लिए। बना लिया, ये आपका सरल आवर्त गति की ऊर्जा का टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें घूम जाए, लेकिन है छोटे छोटे, ठीक है ना। चलो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखो। लिखो, सरल आवर्त गति के लिए उस विस्थापन को ज्ञात कीजिए सरल आवर्त गति के लिए उस विस्थापन को ज्ञात कीजिए जब गतिज ऊर्जा जब गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का 90% होती है। करो ये क्वेश्चन। सरल आवर्त गति के लिए उस विस्थापन को ज्ञात कीजिए जब
गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का 90% होती है। ठीक है, करो दिमाग लगाओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है क्योंकि ये अभी आपके लेटेस्ट 2019 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ये 2009 में आया हुआ था और देखो 10 साल बाद इन्होंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, 2019 में दे दिया ये आरयू में ही। ठीक है ना, लिख लेना 9 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। सॉल्व करो इसको। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का 90% होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ एक तो गतिज ऊर्जा वाला टर्म भी यूज में लेना है प्लस कुल ऊर्जा वाला टर्म भी यूज में लेना है। ठीक है, तो कुल ऊर्जा अभी हमने पढ़ी, क्या लिखेंगे हम, सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा E बराबर कितनी आई अभी हमारे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने इसको। क्लियर है। अब दूसरी चीज हमें क्या पढ़ रहा है, दोलन की गतिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दोलक की, ये जो भी सरलावर्त गति करते हुए दोलक की कुल ऊर्जा लिख लेना जैसे भी। ठीक है ना, तो दोलक की गतिज ऊर्जा ई के गतिज ऊर्जा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1/2, क्या वैल्यू आई थी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। अब देखो यहाँ पे ये इस टाइप की इक्वेशन यूज में लोगे तो आपका काम चलेगा। क्यों काम में चलेगा वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते थे cos स्क्वायर ओमेगा टी, लेकिन cos स्क्वायर ओमेगा टी को लेकर के हमें कहीं ओमेगा की वैल्यू यहाँ दिख रही है क्या आपको, कि आप cos स्क्वायर ओमेगा टी को सॉल्व कैसे करोगे, इसका मतलब वैसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये इक्वेशन यूज में ली। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ई के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ से ये वैल्यू देखो आपके पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, इस टोटल एनर्जी के बराबर आ रहा है, कुल ऊर्जा ई के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास ई के बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से आ गया, लिख लेना समीकरण 1 से। ठीक है ना, ई का वैल्यू 1/2, इसीलिए हमने ये इक्वेशन यूज में ली ताकि सॉल्व करने पर हमें इनमें, अब हमारे पास इन दोनों में रिलेशन तो आ गया काइनेटिक एनर्जी में और टोटल एनर्जी में। क्लियर है। अब हमें क्या बोल रखा है कि गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का 90% होती है। 90% का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि टोटल 9/10 भाग कह सकते हैं, 90 आउट ऑफ 100। ये मतलब है टोटल ऊर्जा हमारे पास 100% है, उसका 90% कौन है, गतिज ऊर्जा है। मतलब एक तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, 9/10% है काइनेटिक एनर्जी, किसका, टोटल एनर्जी का। तो हम क्या लिख लें, दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग कि काइनेटिक एनर्जी ई के किसके बराबर है, टोटल एनर्जी का 90%, 9/10वां भाग, तो 9/10 किसका, ई का। इक्वेशन नंबर 4। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने को मिल गई दो समीकरण, दोनों को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/10 इंटू ई। ई से ई कैंसिल, सॉल्व कर लो, हमें विस्थापन निकालना है वाई की वैल्यू। सॉल्व करो, आगे नोट कर लो इतना।
इसके बराबर है। यहाँ से y की वैल्यू निकालो। हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 9/10। अपने को तो y चाहिए तो अपन y को उधर ले लेते हैं, 9/10 को इधर ले आते हैं। 9/10 बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 10 माइनस 10 माइनस 9 अपॉन 10, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 1/10 के बराबर। क्लियर है, y है दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेने पर आपके पास y अपॉन आर बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 10 के। ठीक है, रूट 10 की वैल्यू निकालो और उसको 1 में डिवाइड कर दो, तो वैल्यू आपके पास y बराबर कितना आ जाएगा विस्थापन 1 अपॉन अंडर रूट 10 इंटू आर के बराबर। ये है आपका सॉल्यूशन। अब आपको भी एज इट इज सॉल्यूशन नहीं लिख देना है, रूट 10 की वैल्यू निकालो और 1 में डिवाइड करके लिखो, उतना आपके पास विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बता देती हूँ। वैसे लगभग ये वैल्यू क्या आएगी y बराबर लगभग आएगा आपके पास 0.32 इंटू आर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उन पे न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से बनते हैं, इसीलिए साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल्स करवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर उस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, सिर्फ पढ़ने तक से मतलब नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस पर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, इसे सॉल्व आप लोग खुद करोगे। ठीक है, और आंसर उसका कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, या फिर कल हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि किसी सरल आवर्ती दोलक का सिद्ध कीजिए किसी सरल आवर्ती दोलक के पूरे आवर्तकाल के लिए दोलक के पूरे या फिर आप ये मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, 1 मिनट नोट मत करना। सिद्ध कीजिए कि स्थिति के सापेक्ष सिद्ध कीजिए कि स्थिति के सापेक्ष आवर्ती दोलक की माध्य ऊर्जा आवर्ती दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा आवर्ती दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा क्रमशः कितनी कितनी प्रूफ करनी है आपको। एक तो प्रूफ करनी है 1/6 के ए स्क्वायर, 1/6 के आर स्क्वायर व 1/3 के आर स्क्वायर होती है।
क्वेश्चन है, आपके आया हुआ है आरयू में 2011 में आया हुआ है, 15 में भी आया हुआ है, इसीलिए इन दोनों को सॉल्व करो और इनकी वैल्यू निकालो। सॉरी एक सेकेंड, ये उल्टा लिख दिया, इसको लिखो 1/3 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर व 1/6 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर होती है। ये आपको प्रूव करने हैं माध्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा 1/3 और 1/6। तो ये बहुत इजी सा है, जैसे अभी हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम निकाल के बस किसके सापेक्ष, स्थिति के सापेक्ष आपको निकालना है। तो इसमें आपको आंसर बताने की जरूरत भी नहीं है, कमेंट सेक्शन में मैसेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर इसका गिवन है, बस आपको निकाल करके देखना है यही वैल्यू आ रही है नहीं। ठीक है, तो इसे आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किसी लोलक की गति। लोलक किसको कहते हैं? पेंडुलम। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसको क्या कहा जाता है? लोलक। हम देखेंगे सरल आवर्त गति में किसी लोलक की गति। ठीक है, और उसके बाद में हमारा टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा? मेन जो ये चैप्टर है अवमंदित दोलन का। तो पहले हम पढ़ेंगे अवमंदित बल और फिर अवमंदित दोलन और उसकी गति की इक्वेशन वगैरह सब कुछ, वो हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, छोड़ना मत, और बीच में जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में जो भी वैल्यू आपको कही जाती है पूरी उसको सॉल्व करके लिखा करो। ठीक है।